साइकोमोटर स्किल, मैंने कहा था आपसे स्किल तीन तरह के होते हैं, कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल और साइकोमोटर स्किल। कॉग्निटिव स्किल जिसके आधार पर थ्योरेटिकल नॉलेज कक्षा में दिया जाता है, यानी जो लेसन प्लान हम बनाते हैं, और जैसा कि ब्लूम्स ने कहा था कि ये स्किल का लेवल होता है सरल से कठिन की तरह। उसी तरह से कॉग्निटिव स्किल यानी कार्य की दक्षता या कार्य का कौशल, जो आप करते हैं वह आपके कार्य का कौशल, उसे हम कॉग्निटिव स्किल करते हैं। ये भी सरल से कठिन की होता है। यानी साइकोमोटर स्किल का क्या है? साइकोमोटर स्किल इज ए यूजफुल फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट द ट्रेनिंग प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। यानी साइकोमोटर स्किल के द्वारा विद्यार्थी के कौशल की प्रगति का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। साइकोमोटर स्किल यानी कार्य की दक्षता या कार्य के कौशल के द्वारा विद्यार्थी के कौशल सीखने की प्रगति का मूल्यांकन आप करते हैं। वो कैसे क्रमबद्ध सीखता है, कौशल को कैसे सीखता है। तो जैसा कॉग्निटिव स्किल में आपको बताया था कि सरल से कठिन की ओर एक क्रम होता है कौशल को सीखने का, उसी तरह से साइकोमोटर स्किल में भी सरल से कठिन की ओर सीखने का एक क्रम है, और इस क्रम को हम कहते हैं फर्स्ट इमिटेशन, यानी अनुकरण करना, यानी नकल करना या अनुकरण करना। इमिटेशन। दूसरा है मैनिपुलेशन, कौशल या कुछ सुधार। तीसरा है प्रिसिशन, कौशल या सुधार। प्रिसिशन का मतलब होता है सटीकता या शुद्धता। एडाप्टेशन, ढालना, यानी स्वयं को ढाल लेना। एडाप्टेशन। इसके बाद रियलाइजेशन, अनुभव करना। और लास्ट है नॉर्मलाइजेशन, सामान्य। ये 6 अवस्थाएं हैं सरल कठिन की ओर जाने की। 6 अवस्थाएं हैं। पहला होता है जिसमें इमिटेशन यानी अनुकरण करना, मैनिपुलेशन यानी हस्त कौशल या सुधार करना, कुछ सुधार करना उसमें कि मैं पहले क्या कर रहा था और सुधार कर। उसके बाद प्रिसिशन आता है यानी सटीकता, शुद्धता, यानी अब आप क्वालिटी, एक्यूरेसी, स्पीड यानी स्टैंडर्ड की तरफ आप ध्यान देते हैं कि किस क्वालिटी का कार्य होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उस पर अब आप ध्यान देते हैं। एडाप्टेशन, बदलाव करना परिस्थितियों के अनुसार या किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। जब आप अपने कौशल करने के क्रम में बदलाव करने में सक्षम होते हैं तो उसे हम एडाप्टेशन करते हैं। और जब आप कुछ कर लेने में सफल हो जाते हैं तो उसे रियलाइजेशन कहते हैं कि हाँ ये I can do, मैं अब कर सकता हूँ। और जब कार्य ही व्यवहार हो जाए तो वो नॉर्मलाइजेशन होता है। 4 साल 6 साल जब आप रेगुलर उसी कार्य को करते रहते हैं तो आपके माइंड और मसल्स में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, एक समन्वय हो जाता है। दोनों का सहयोग इस तरह से होता है कि जैसे ही वो आप काम शुरू करते हैं तो होता नहीं,
तो सिंपल में आप बचपन में याद करें कि साइकिल कैसे आपने सीखा था, किसी ने आपको बताया, तो उसी तरह से क्लास में भी जो कुछ भी आप करते हैं उससे पहले इंस्ट्रक्टर उसको प्रदर्शित करके दिखाता है, यानी डिमॉन्स्ट्रेट करता है क्लास में। शिक्षक जिस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जो सावधानियां बताता है, जो क्रम बताता है, सावधानियां सुनते हैं, देखते हैं और फिर उसी क्रम में करने की कोशिश करते हैं। अब आप उसी क्रम में उसे करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है। तो पहला क्रम अब आपका हुआ इमिटेशन। जैसे साइकिल चलाना सीखना है, कोई आपको बताएगा कि भाई ये पैडल है, हैंडल है, ब्रेक है, सीट है, बैठना है, ये घंटी है, बजाना है, आगे कोई आए तो ब्रेक मारना है, और फिर आपको साइकिल पर बैठा दिया। अब आप जैसा बताया गया था वैसा ही अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले दिन देखें, पैडल पे दोनों पैर या तो ऊपर चला जाएगा, दोनों पैर नीचे चला जाता है। आप नीचे पैडल की तरफ देखते हैं, जबकि आपको आगे देखना चाहिए। आप देखते कि अरे मेरा पैर तो पैडल पे है ही नहीं। तो अब आप दूसरे दिन तीसरे दिन फिर सुधार करते हैं कि नहीं, अब पैडल की तरफ नहीं देखना है, ऑटोमेटिक पैर एक बार पैडल पर रख दिया तो चलता रहेगा और आगे देखना। 2, 4, 6 दिन जब आप कर लेते हैं, अब आप आराम से बैठ जाते हैं, साइकिल को चला सकते हैं। सामने कोई आ गया तो ब्रेक भी मार सकते हैं, आप सड़क पर भी जा सकते हैं। तो डिसीजन धीरे 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 जब आप अनुभव करते हो, आपके अंदर करेज और कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये आई कैन डू इट, तो वो रियलाइजेशन। एडाप्टेशन आप किसी को साइकिल पर बैठा भी लेते हैं, चलो यार बैठ जाओ और चलते हैं। जब 1-2 साल आप चलाते रहते हैं, अब आप सोचे चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, अब आप साइकिल पर बैठते हैं तो आपका ध्यान पैडल की तरफ नहीं होता है, ब्रेक की तरफ नहीं होता है। आप रोड पे साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन साइकिल का आप ध्यान नहीं देते। वो मशीन अपने आप, यानी हाथ ब्रेक पे है, पैर पैडल पे है, चलता जा रहा है। माइंड में आप कुछ और ही सोच रहे हैं, अब माइंड उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जैसे ही कोई सडन आगे आ गया तो ऑटोमेटिकली हाथ जो है वो ब्रेक पे चला जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन से कहते हैं, यानी वो हमारा अब चेतन मन नहीं बल्कि अचेतन सब कॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाता है। जो भी आपकी स्किल है, अब वो कॉन्शियस माइंड की जगह सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सब कुछ कॉन्शियस माइंड में आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ विचार कर रहे होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है कि जैसे कोई आगे आया तो हो जाता। सब कॉन्शियस माइंड में पूरा कंट्रोल बॉडी का रहता है, नेचर है, गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने दिया है, तो चलता रहता है। चले अब इसमें मैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, सबके 2-4 एक्टिव वर्ड दिखा दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कैसे आते हैं इससे। तो पहला होता है इमिटेशन, अनुकरण या नकल करना। इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन होता है एक तरह से आप कहें, इट इज द एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियों की संवेदना। एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन, जो कुछ भी हम सीखते हैं वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सीखते हैं। बाह्य जगत की सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। जो कुछ भी आप देखते हैं तो आपके आंखों रेटिना के थ्रू जो भी आपका रेज उस वस्तु से आंखों में पहुंचती है। आंखों के पीछे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे नर्व्स होती हैं, तो वो नर्व्स एक्टिवेट होती है और उस नर्व्स में जो कुछ भी आप देखते हैं लाइट पड़ने से, जैसे कैमरा में पहले कैमरा होता था, ब्लैक फिल्म होती थी, ब्लैक फिल्म को फिर पॉजिटिव किया जाता था, उसी तरह से
आंख में भी, तो नर्व्स होते हैं और नर्व्स में एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है। विजुअल नर्व्स, जैसे आंख का है तो विजुअल नर्व्स बोलेंगे, सुन रहे हैं तो एक्वास्टिक नर्व्स होती हैं, तो ये सेंसरी नर्व्स कहलाती हैं। हर ज्ञानेंद्रिय हमारी जो है, प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों की सूचना ये सेंसरी नर्व्स माइंड तक ले जाती है, इस रूप में इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप। जो कुछ भी आप देखते हैं वह आपके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उस नर्व्स में इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में बदल जाता है। तो जो हमने देखा, अगर जितना ध्यान से देखेंगे इंटेंसिटी उतनी ही तीव्र होगी और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा होगा, इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी और माइंड पे इम्पैक्ट अच्छा हो। ये सेंसरी नर्व्स होते हैं और जब माइंड कुछ हाथ या पैर या मांसपेशियों से काम करना चाहता है तो माइंड भी एक मैसेज देता है हाथ को, ये टाइप करो, ये लिखो या इसको ऑन करो। तो वो जब नर्व्स होती हैं जो माइंड का संदेश विभिन्न अंगों तक, बॉडी के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं, उन्हें हम मोटर नर्व्स कहते हैं। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में आता भी है ये, जो ज्ञानेंद्रियों का संदेश या ज्ञानेंद्रियों की सूचना माइंड्स तक जो नर्व्स ले जाती है उन्हें सेंसरी नर्व्स कहते हैं। और माइंड की सूचना जो विभिन्न बॉडी के अंगों को जो नर्व्स पहुंचाती है उन्हें हम मोटर नर्व्स कहते हैं। तो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, ये दो नर्व्स होते हैं। तो मैं कह रहा था कि हम शुरुआत, हमारा सीखने का शुरुआत होता है सेंसेशन ऑफ या एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम, शिक्षक कुछ बता रहे हैं, इंस्ट्रक्टर कुछ बता रहे हैं तो हम सुनते हैं, कुछ दिखा रहे हैं देखते हैं, या कोई टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स उसको हम टच करते हैं। और दूसरे ट्रेड जैसे कुकिंग ट्रेड है तो स्मेल करते हैं। तो इस तरह से स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियों की संवेदना के द्वारा ही सूचनाएं माइंड्स तक पहुंचती हैं, जिससे हम किसी सूचना, किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि क्या है, कैसे होता है। जैसे सोल्डरिंग ही करना है, कैसे करना है, क्या किस तरह बताया गया। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां इसमें एक्टिवेट होती हैं। हम कहें जैसे सेंसेशन ऑफ सीइंग, देखने की संवेदना, कौन सी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होता है? आई, आंख से देखते हैं और इसे हम क्या करते हैं? विजुअल सेंसेशन। विजुअल, देखने की संवेदना, हिंदी में देखने की संवेदना इसे कहते हैं। विजुअल सेंसेशन, आंखों के द्वारा आप देखते हैं। सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो आप सुनते हैं, यानी ईयर के द्वारा, ईयर के द्वारा आप सुनते हैं। तो सुनने की संवेदना उसे हम कहते हैं ऑडियो। ऑडियो या ऑडिटरी सेंसेशन। ऑडिटरी सेंसेशन, सुनने की संवेदना, जो सुनने का कार्य होता है उसे हम ऑडिटरी सेंसेशन कहते हैं। तीसरा सेंसेशन ऑफ स्मेल। स्मेल में नोज, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। यानी सूंघने की संवेदना, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन।
ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, सूंघने की संवेदना, और इसी तरह से सेंसेशन ऑफ टेस्ट। सेंसेशन ऑफ टेस्ट यानी टंग, जीभ के द्वारा जो आप करते हैं सेंसेशन ऑफ टेस्ट यानी टंग। सर ये क्या लिखा हुआ है सर इसमें? यहाँ सेंसेशन, ये ऑडिटरी सेंसेशन कहेंगे। जो आप स्मेल करते हैं उसका आप फैक्ट्री, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन या सूंघने की संवेदना। जो आप टेस्ट करते हैं जीभ के द्वारा उसे गैस्ट्रेटरी, GASTRATORY, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन। गैस्ट्रेटरी, GASTATOR, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन। ये तो 4 हो गया। एक होता है सेंसेशन ऑफ टच, यानी स्किन, और इसे कहते हैं टेक्टुअल, TECTUAL, टेक्टुअल सेंसेशन। सर ये अपने देखने वाले सेंसेशन को विजुअल सेंसेशन कहेंगे। सुनने वाले सेंसेशन को हिंदी में आप लिखना चाहें हिंदी में लिखिए, सुनने वाले सेंसेशन को ऑडिटरी सेंसेशन कहेंगे। सूंघना यानी स्मेल जो नाक के द्वारा होता है, स्मेल को ऑल्फैक्टरी, सूंघने वाले सेंसेशन को ऑल्फैक्टरी सेंसेशन कहते हैं। टेस्ट यानी जो स्वाद होता है जीभ के द्वारा जो आप करते हैं टेस्ट, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रेटरी, GASTATO, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन। और सेंसेशन ऑफ टच, किसी चीज को आप छूते हैं, सेंसेशन ऑफ टच, उसे हम टेक्टुअल करते हैं, TECTUAL, सेंसेशन ऑफ टेस्ट यानी टेक्टुअल सेंसेशन। ये 5 हैं। कभी कभी आता है, आप डिप्टी में आता है, इसलिए कम से कम ये नाम आ जाएगा कि जैसे गैस्ट्रेटरी सेंसेशन में कौन सा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, या गैस्ट्रेटरी सेंसेशन में कौन सा सेंस ऑर्गन होता है। तो गैस्ट्रेटरी सेंसेशन में सेंस ऑर्गन टंग होगा, जीभ होगा। या ऑडिटरी में कौन सा सेंस ऑर्गन होगा, कान होगा। विजुअल में आंख होगा। टेक्टुअल में टच यानी स्किन होगा। ये तो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो आप जानते हैं। इसके बारे में बता दो इसको। कोई कार्य जब आप सीख रहे हैं, जहाँ आप सीखते हैं, केवल टच करने से तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप स्क्रू ड्राइवर से अगर कुछ खोलना है या बंद करना है, सोल्डरिंग करना है, किसी मशीन को चलाना है, कंप्यूटर्स में भी टाइप करना है, तो केवल टच करने से तो नहीं हो पाएगा। आपको टाइप करना है फिंगर से, चलाना, यानी मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षण में, वोकेशनल एजुकेशन में मशीन्स के द्वारा ही हम काम करते हैं और फिर सीखते हैं। तो यहाँ हमारा एक 6वां ज्ञानेंद्रिय होती है जिसे हम कहते हैं काइनेस्थेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, काइनेस्थेसिस। काइनेस्थेसिस, इसे आप सेंसेशन ऑफ मसल भी कह सकते हैं। यानी मांसपेशियों की संवेदना। और मांसपेशियों के द्वारा आप क्या करते हैं, या तो आप पुश करेंगे किसी चीज को, पुश करना यानी धक्का देना, या तो पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचना, पुल करना, या प्रेस, इसे ऊपर से दबाएंगे।
सेंसेशन ऑफ मसल्स में क्या आता है? पुल, पुश और प्रेस। पुश, पुल और प्रेस यानी मांसपेशियों से आप किसी चीज को जैसे स्क्रूड्राइवर से आप ऐसे टाइट कर रहे हैं, यानी आप कुछ पुश कर रहे हैं। कुछ आप किसी चीज को आगे खसका रहे हैं, टेबल को आप आगे खसका रहे हैं, तो आप पुश कर रहे हैं। दरवाजे को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी पुल कर रहे हैं। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण में जो भी हम कार्य करते हैं केवल टच करके हम नहीं कर सकते, बल्कि मांसपेशियों का हमें केवल स्किन के उपयोग से नहीं होगा, मसल्स का उपयोग करना पड़ता है। और मसल्स के उपयोग में आप पुल करेंगे, पुश करेंगे या प्रेस करेंगे। इस सेंसेशन को, इस संवेदना को, ये भी एक तरह का आप इसे ज्ञानेंद्रिय कह सकते हैं। इस संवेदना को काइनेस्थेसिस, KINESTHESIS, काइनेस्थेसिस, हिंदी में आप लिख लें काइनेस्थेसिस, ये भी अक्सर आता है, कई बार आपको बात करने को। काइनेस्थेसिस क्या होता है? 5 ज्ञानेंद्रिय तो सभी लोग जानते हैं, बट ये छठवां मसल्स का है, स्पेशली फॉर व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए इसका ज्ञान हमें कम होता है। तो ये आप इसमें आप तो पहला हमारा जो कौशल सीखने का जो पहली सीढ़ी हमारी है वो इमिटेशन है, यानी नकल करना, अनुकरण करना। और इस नकल और अनुकरण में हमारी ज्ञानेंद्रियां सहायक होती हैं, क्योंकि ये सेंसेस आर द एवेन्यूज ऑफ द लर्निंग। ज्ञानेंद्रियां ही हमारा सीखने का प्रवेश द्वार है। और जो स्किल और नॉलेज हम कहते हैं, शिक्षक हमारा ज्ञान का पथ प्रदर्शक होता है। ज्ञानेंद्रियां सीखने का प्रवेश द्वार है और शिक्षक ज्ञान का पथ होता है। चले, तो जिन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही आप कोशिश करते हैं कि जैसा आपको बताया गया, जैसा आपको दिखाया गया करके, ठीक है, बायोस एक डायोड को बार-बार डायासिन में जोड़ना है या एक हाफ वेव रेक्टिफायर को असेंबल करना है, तो जो भी जैसा भी क्रम बताया गया आप वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप एक्टिव वर्ब लिख लें। और एक्टिव वर्ब देखें, उसी के क्रम में और वैसे ही शब्द यहाँ आएंगे। असेंबल, किसी चीज को असेंबल करना। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, कैलिब्रेट, कनेक्ट, वेल्ड, फोल्डर, मेल्ट, फास्टन, फॉलो, ओबे, ऑब्जर्व, और भी बहुत से हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे आपका ग्राइंडिंग होता है तो ग्राइंडिंग का ग्राइंड होता है, रिविट का रिविटिंग होता है, कुकिंग का कुक होता है। तो इसमें बहुत से हो सकते हैं, बट जो आपके ट्रेड के लिए सुटेबल है उसको आप देख लें। तो ये नहीं कि यही लिस्ट है पूरा। असेंबल यानी सामान को इकट्ठा करके किसी चीज को बनाना। असेंबल द हाफ वेव रेक्टिफायर, असेंबल द डायोड इन द ब्रिज सर्किट। तो किसी चीज को बनाना अगर है तो उसमें बिल्ड का मतलब बनाना ही होता है, किसी चीज को बनाना। कंस्ट्रक्ट इसी तत्व में आता है, बट एक कंस्ट्रक्ट और बिल्ड जनरली इंजीनियरिंग ट्रेड में या सिविल ट्रेड में ज्यादा यूज होगा। आप में असेंबली अक्सर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल। कैलिब्रेट इलेक्ट्रिकल्स में होता है,
किसी उपकरण का, किसी इंस्ट्रूमेंट का, जैसे मीटर है, ये मीटर्स है, सीआरओ है, ऑसिलोस्कोप है, इसका सत्यापन करना। कैलिब्रेट का मतलब होता है सत्यापन करना, हिंदी में सत्यापन। जो भी आप कहें, बेस बायासिंग या फिर कलेक्टर बायासिंग में से जोड़ना, तो जिसमें जिस बायासिंग के मोड में आप उसे जोड़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वेल्डिंग करना, वेल्डिंग से हो गया। शोल्डर यानी दो को जोड़ने के लिए जो शोल्डरिंग करते हैं, शोल्डर। इसी तरह से ब्रेजिंग होता है तो वहाँ पर ब्रेजिंग आएगा। मेल्ट, पिघलाना, गर्म करके उसको पिघलाना। फास्टन यानी रिवेट के द्वारा जो जोड़ते हैं, हैमरिंग के द्वारा जब जोड़ते हैं तो फास्टन कहते हैं। फॉलो यानी अनुसरण करना, जो बताया गया है आपको उसी के अनुसार करना, फॉलो। ओबे ये भी आज्ञा मानना या उसी के अनुसार करना। ऑब्जर्व, अवलोकन करना, अवलोकन करना, तो इसका हिंदी है। अब इसके जैसे असेंबल हो गया, कैलिब्रेट हो गया, कनेक्ट हो गया, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप यहाँ पे जो अपना डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान बनाएंगे, ऑलमोस्ट इन 3 से ही आपका पूरा हो जाता है। फॉलो, ओबे, ऑब्जर्व, या एक दो और असेंबल, बिल्ड, कनेक्ट, कंस्ट्रक्ट एक आध होगा। टू मेक भी आ सकता है, बनाना, तो इसी का पार्ट है। बहुत होते हैं इसमें। ऐसा वर्ड हो कि जिसका एक सटीक और स्पष्ट अर्थ हो, दुविधा उसमें ना हो, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने पेज का कोई ऐसा बना रहे हैं तो सटीक वर्ड जिसमें कोई दुविधा ना हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, जो आप समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या होगा। दूसरा जब उसको देखे तो कोई उसका वही अर्थ निकाले तो उसे आप कह सकते हैं कि हाँ सही। ठीक है, कोई डाउट? आगे चले, बता दूं। सर एक चीज दूसरा है मैनिपुलेशन। हस्तकौशल या सुधार, हस्तकौशल या सुधार। ठीक है, अब आप सुधार करना चाहेंगे कुछ, यानी रेडी टू परफॉर्म स्पेशल सेट ऑफ एक्शन, कोई विशेष तरह का कार्य अब आप करने के लिए तैयार होते हैं। रेडी टू परफॉर्म ए स्पेशल सेट्स ऑफ एक्शन, किसी विशेष, ये तो जनरल आपने कर दिया, अब आप सोचोगे कि मैंने समय ज्यादा लिया, जैसे सोल्डरिंग ही है तो आपको लगेगा मैंने समय ज्यादा लिया, शोल्डर सही तरह से नहीं पकड़ा था, शोल्डर ज्यादा गर्म हो गया था, फ्लक्स ज्यादा मैंने डाल दिया था, रेड हार्ट हो, तो जो भी कमियां आप खुद एनालाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप एक तरह से करें। इसके लिए 3 चीज, कहीं भी कोई सुधार हो, जैसे सिंपल भाषा में मैं एक जनरल बात करता हूँ, आप कॉपी में लिख रहे हैं, सभी लोग लिखते हैं, आप ऊपर से लिखते हैं, लिखते हुए चले जाते हैं, कभी ध्यान देते हैं ऊपर से कम 1-2 सेंटीमीटर छोड़ दें, लेफ्ट साइड में 2-3 सेंटीमीटर छोड़ दें। अगर प्लेन पेपर है, रूल्ड पेपर है, तब तो वैसा ही होगा। प्लेन पेपर में है, जनरली जब आप कहीं ऑफिस में जाएंगे या कहीं काम करने जाएंगे, मान लो आप छुट्टी की एप्लीकेशन ही लिख रहे हैं, और जब आप एप्लीकेशन लिख के ले जाओगे कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो ठीक है, जो आपका सीनियर है पहले वो तो चलो छुट्टी देगा कि नहीं वो अलग बात है, पहले वो आपके एप्लीकेशन को देखेगा कि तुम्हें एप्लीकेशन लिखना आता है, एकदम ऊपर से शुरू कर दिया, लेफ्ट साइड में भी नहीं छोड़ा, डेट कहाँ लिखना होता है पता है तुमको, उसी पर आपको लेक्चर दे देगा। तो ये एक आदत हमारी बने कि हम जब शुरू करें तो सही तरह से शुरू करें कि कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होता है, जैसे इसे हम कहते हैं मेंटल सेट। मेंटल सेट का मतलब होता है रेडी टू वर्क,
यानी काम तो आपने एक बार कर दिया, लेकिन क्या उसके बाद अब आप सुधार करने के लिए तैयार हैं कि मैं अपने कार्य में सुधार करूं, कुछ सीखूं? मानसिक तौर पर क्या आप तैयार हैं? आपको प्रेशर न देना पड़े, मेंटल सेट। दूसरा होता है फिजिकल सेट। फिजिकल सेट यानी स्टाउटनेस। तो ये तो आपका शारीरिक क्षमता है कि आप बीमार नहीं हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है किसी कार्य को करने के लिए, यानी आप में शक्ति है। कोई ऐसा भारी काम उठाना है, कोई वजन उठाना है 50 किलो का, तो क्या आप उठा सकते हैं? आप शक्ति है। तो वो तो एक सबकी अलग अलग शक्ति होती है, तो उसको छोड़े आप। तीसरा होता है इमोशनल सेट। ये विलिंगनेस टू डू। इमोशन से फीलिंग, आपकी आवेश, अनुभूतियां, मन की सोच, मनन, चिंतन, जो अंतर मन की व्यथा जिसे हम करते हैं, ये भी बहुत है। आप तैयार हैं काम करने के लिए? मैं आज काम करूंगा, फिर आता है छोड़ो यार कल कर लेता हूं। कौन सा एग्जाम है जो 12 साल में आएगा? कुंभ का मेला थोड़ा अगली बार आ जाएगा, फिर दे दूंगा। तो इमोशनल सेट आपका जरूरी। तो ये 3 चीजें। फिजिकल तो चलिए, फिजिकल सेट तो आपका शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है कि, और आपके पेट में ऐसा कोई भारी वजन को उठाना नहीं है, तो फिजिकल सेट तो सबका होता ही है। बट मेंटल सेट एंड इमोशनल सेट, मानसिक तौर पर आप काम करने के लिए तैयार हैं और मन की इच्छा है, इच्छा शक्ति जिसे हम करते हैं, विलिंगनेस, इमोशंस एंड फीलिंग। देखिए, मैं थोड़ा सा, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था, और उसने, कहते हैं लोग कि 75,000 अछौड़ी राज्य किया। एक अछौड़ी का पता नहीं 10,000 की 20,000 साल होता है। तो मान लीजिए 10,000 हुआ, तो 10,000 इंटू 75। उसने 3 सोच रखा था कि मैं मरने से पहले 3 काम कर दूंगा, मरने से पहले 3 काम कर दूंगा, बहुत समय है, कर लूंगा। पहला उसने कहा था कि मैं यमराज को पकड़ के बंदी बना दूंगा, कोई मरेगा नहीं मेरे रात में, कोई नहीं मरेगा, यमराज यहाँ पर रहेगा। और दूसरा, यहां से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा दूंगा। और तीसरा, ये समुद्र में जो खारा पानी है, इसे निकाल के इसमें मीठा पानी भर दूंगा। और 75,000 सालों राज्य करने के बाद भी वो बिना तीनों काम किए ही मर गया। तो हमारा समय कितना है? 60, 70, 80। उसमें भी 60 साल के बाद भारत सरकार या जो भी आप जहां भी काम कर रहे हैं, वो भी कह देता भाई अब चले जाओ, नॉट रिक्वायर्ड, अब जरूरत नहीं है आपकी। 20 साल तक हम उठते खेलते रहते हैं। तो कितना समय हमारे पास बचता है? आप किसी काम को करने के लिए आप तैयारी के साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। तो इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। मेंटल सेट एंड इमोशनल सेट, ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी, पूरक हो। आपके अंदर से इच्छा शक्ति भी आए कि मुझे काम करना है, और आप फिर तैयार भी हो। विलिंगनेस टू डू। कभी कभी सरकारी कार्य में या दूसरे में जो भी ऑफिसर्स या कर्मचारी काम करते हैं, वो दिखाते तो मैं तैयार हूं, बट अंदर से तैयार नहीं होते। तो विलिंगनेस टू डू, ये दोनों चीजें जब इकट्ठा होती है। अब कार्य में आप देख लें कि नो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, क्या किसी कार्य को करने के उचित क्रम का ज्ञान है आपको? चाहे कंप्यूटर में एक फाइल ही खोलना हो, चाहे आपको अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, क्या आपको क्रम पता है? अभी तो आप करेंगे। और
या willing to perform action voluntarily, किसी कार्य को आप स्वेच्छा से करना चाहते हैं, यानी आपकी इच्छा शक्ति, किसी कार्य को आप इच्छा से करना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा शक्ति है इतना? तो साइकोमोटर यानी पहली अवस्था तो ये होती है कि जैसा बताया गया आपने देख लिया, लेकिन अब आपकी इच्छा शक्ति और तैयारी होगी तभी आप सुधार कर पाएंगे। चाहे कहीं भी आप ITI पढ़े हो, डिप्लोमा पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, या यहाँ LSTI में आपने पढ़ा, तो ये तो बेसिक है। पहला स्टेप आपको इमिटेशन बता दिया जाता है। इसके बाद जो सुधार होता है वह आपके इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आर यू मेंटली रेडी एंड सेकंड इज विलिंग टू डू इट। अगर ये दो आपके पास है तो आप अवश्य ही सफल होंगे, आज नहीं तो कल सफल होंगे। बट रेडी टू डू एंड विलिंगनेस टू डू, इन दो को आप हमेशा ध्यान रखें। ये दो हमारे पर्सनालिटी के, हमारे व्यक्तित्व के ये बज़बात है या गाइडिंग फैक्टर्स हैं, इसको आप हमेशा याद रखें। चलिए अब आता है इसके एक्टिव वर्ब लिखने। begin, display, show, move, respond, volunteer, start, begin या इसी स्टार्ट, प्रोसीड भी आप इसमें कर सकते हैं, आगे बढ़ना, प्रोसीड और भी बहुत हो सकता है, बट मैं कुछ मेन बता रहा। बिगिन से यानी काम को शुरू करना, कहां से आपको बिगिन। डिस्प्ले प्रदर्शन करना, दिखाना। शो का भी मतलब वो ये दिखाना अलग अलग में है, उसको अलग अलग संदर्भ में आप यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले कहाँ यूज होगा, उसको कहाँ यूज होगा। डिस्प्ले जैसे आप सीआरओ में कर रहे हैं, डिस्प्ले द वे फॉर, बट आप डिजिटल मल्टीमीटर का अगर यूज कर रहे हैं तो वहां डिस्प्ले नहीं कहेंगे, वहां आप कहें शो द करेंट, शो द वैल्यू ऑफ द करेंट। तो ये आपको खुद जज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर जॉब कि क्या आपका काम है। तो सोल्डरिंग का काम है, वहां हम डिस्प्ले या शो नहीं करेंगे, शो द सोल्डरिंग, बट कहेंगे सोल्डरिंग बाय यूजिंग द सोल्डर एंड फ्लेक्स, तो उसके अनुसार यूज होगा। मूव यानी आगे बढ़ाना, मूव द सर्किट, शो द करंट वेव फॉर ऑन द सीआरओ, शो द मूवमेंट ऑफ द पीक वैल्यू। वॉलंटियर्स यानी स्वेच्छा से काम करना, स्वेच्छा से। ये वॉलंटियर आप जब एक ग्रुप में, समूह में जब कोई काम होता है, टीचर्स इस वर्ड का, एक्टिव वर्ब का यूज करता है अपने लिए। स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्ट द वर्क प्रॉपर्ली या स्टार्ट विथ सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्रोसीड आगे बढ़ना, प्रोसीड टू एनालाइज द फॉल्ट इन द सर्किट, किसी सर्किट का क्या कमी है उसको ढूंढने में क्रम वाइज आगे बढ़ना। तो ये आप कहाँ यूज करेंगे इसको, उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। एक बार फिर मैं बता दूं, ध्यान से सुन ले, हिंदी में लिख। बिगिन यानी शुरू करना, डिस्प्ले प्रदर्शन करना, शो दिखाना, मूव आगे बढ़ाना, रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया करना। और एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, पे रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, पूछा तो बताया। वॉलंटियर स्वेच्छा से, स्टार्ट आरंभ करना, प्रोसीड आगे बढ़ना।
अब तीसरा होता है जब आप जो बताया गया वैसा नकल कर लिए, उसमें कुछ सुधार कर लिए, तो अब आपको लगता है जैसे टाइपिंग ही आप कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, आप सभी लोग कंप्यूटर पे टाइप करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि 1 मिनट में मैं कितना टाइप कर लेता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए कि 1 मिनट में आप कितने टाइप कर लेते हैं, 10 वर्ड, 12 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड या 40 वर्ड। तो जब आप इस पर ध्यान देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में 3 चीजें आती हैं। जब स्टैंडर्ड एक जनरल वर्ड, स्तर, लेवल या मानक, शुद्ध हिंदी में कहें मानक, स्टैंडर्ड, तो ये तो एक जनरल है, बट इसके 3 पार्ट्स हमारे वोकेशनल एजुकेशन में आप देखें तो स्टैंडर्ड का हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया भी था, एक्यूरेसी, स्पीड एंड accuracy, speed and workmanship, accuracy, speed and workmanship, या workmanship की जगह क्वालिटी आप कह सकते हैं। तो accuracy, speed and quality। अब आप ध्यान देते हैं कि जो मैंने काम किया वो कम से कम समय में कर सकता हूं, कितना कम से कम समय में, बिना गलती किए, उसी स्टैंडर्ड का, उसी सटीकता का, कम से कम समय में, उसी गुणवत्ता का क्या कर सकता हूं, लेट अस डू, कोशिश तो कर सकता हूं, तो उसे हम प्रिसिशन कहते हैं। अब आपके अंतर्मन से अटकने को सुधार कर आप लिखते हैं, तो ध्यान से लिखिए, थोड़ा सा, ये थोड़ा ध्यान से लिखना, राइटिंग मेरी बहुत गड़बड़ है, थोड़ा राइटिंग में सुधार होगा। तो वो जब आपके मन में आता है कि मैं कुछ सुधार करूं, जहां आप सोचते हैं, जो अकेले जनरली जब हम हॉस्टल में रहते हैं, जब अकेले रहते हैं, तो रूम का हालत देखिए, चादर कहीं है, बिस्तर कहीं है, शर्ट कहीं है, पैंट कहीं है, जूता कहीं फेंक देते हैं, तो वो होता है। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, नहीं यार जहाँ सामान है, जिस सामान की जहाँ जगह है उसे वहां रखे, और हमारे पीओपी में से हाउस कीपिंग भी करते हैं, एवरी प्लेस फॉर एवरी आइटम and every item has got its own place। तो सभी जगह के, सभी सामान के लिए एक जगह है, और एक जगह एक विशेष सामान के लिए, तो उसे हम हाउस कीपिंग करते हैं। तो वही है, ये आपके मन में आए कि अब मैं कुछ सुधार करूं, आपके मन में आए कि अब मैं कुछ सुधार करूं, तो इसे हम कहते हैं कंसर्न विद द early stages in the development of skill। अब यहाँ से आप कौशल का विकास आपका शुरू होता है, जब आपके मन में आ जाता है कि आई शुड फॉलो स्टैंडर्ड, यानी आई शुड फॉलो द स्पीड, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। तो अर्ली स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। अब यहाँ से आपका कौशल का विकास की जो प्रथम सीढ़ी शुरू होती है आपकी दक्षता की, हाथ स्क्रूड्राइवर कैसे पकड़ना है, प्लायर कैसे पकड़ना है, कैसे ये चलाना है, या मोटरसाइकिल स्कूटर आप चला रहे हैं तो कैसे हैंडल उसका वो करना है, कार चला रहे हैं स्टीयरिंग का कैसे करना, ठीक। और कंसर्न विद द एबिलिटी रिलेटेड टू द स्किल परफॉर्मेंस। अब जो आप योग्यता डेवलप करेंगे वह आपके कौशल को दर्शाएगा। ये कैसे होता है, एक दिन में नहीं होगा, ये होता है, आप प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में देखा होगा, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में आता है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, इमिटेशन, ट्रायल एंड एरर, इनसाइट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्टिंग। तो ट्रायल एंड एरर यानी बार बार करके चूजिंग द मल्टीपल रिस्पांस अप्रोच टू हैव द प्रॉपर रिस्पांस, बार बार करके सटीक करने की आदत डालना। एक बार, 2 बार, 3 बार आप करेंगे, गलती होगी तो फिर सही होगा, और जैसा आपको दिखाया गया वैसा करने की कोशिश करनी, ठीक है। अब अगर आप सीख गए हैं तो एक्यूरेसी इज स्किल। आप अगर सीख गए हैं, स्किल इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय
क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट। अगर आप कुछ सीख गए हैं तो आपकी दक्षता क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट रिस्पांस के द्वारा दिखाई जाती है, या हिंदी में हम कहें तो क्विक का मतलब है शीघ्र, किसी कार्य को आप शीघ्र करने में सक्षम हो। स्मूथ यानी स्वच्छता के साथ, और तीसरा सटीकता। किसी कार्य को आप शीघ्र, स्वच्छ और सटीकता के साथ करने में सक्षम है तो आपने कौशल प्राप्त कर लिया, आपने स्किल प्राप्त कर लिया, यानी प्रिसिशन आपको आ गया। ये आप ध्यान रखें, शीघ्र, स्वच्छ और सटीक। शीघ्रता, स्वच्छता और सटीकता से। क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट। क्विक, स्मूथ और एक्यूरेट आप किसी कार्य को करने में सक्षम है तो आपके अंदर वो स्किल आ गया। एक्टिव वर्ब इसके मैनिपुलेट, मीजर, मिक्स, स्प्रेड, सॉल्व, सपोर्ट, वर्क, क्लियर, क्लियर, वॉच, टाइप, ट्विस्ट, टर्न। मैनिपुलेट, MANIPULATE, मैनिपुलेट, हस्त कौशल या सुधार करना, हस्त कौशल या सुधार करना। मापना, मिक्स यानी मिलाना, MEASURE, मीजर, मापना, जिस चीज का मापन करना, नाप लेना। मिक्स यानी मिलाना। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड फैलाना, शायद आपके ट्रेड की यूज हो। सॉल्व, समाधान करना। सपोर्ट, सहयोग करना। वर्क, कार्य करना। वियर का मतलब पहनना होता है, बट वियर का मतलब यहाँ वियर एंड टीयर से, लेकिन टीयर भी लिखा है ना। वियर यानी कम हो जाना, टीयर का मतलब घिस जाना। वियर एंड टीयर दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। वियर आउट या वर्न आउट, इसको आप वर्न आउट ऑफ किसी बियरिंग के संदर्भ में। वॉच, देखना। टाइप, टाइप माने प्रकार भी होगा, बट यहाँ टाइप मतलब टाइपिंग से है। टाइप विद 40 वर्ड। ट्विस्ट यानी मोड़ना, टर्न, मुड़ना। ट्विस्ट किसी चीज को मोड़ देना, ऐसे मोड़ना, ट्विस्टिंग करना। और टर्न का मतलब एंगल बनाना, टर्न एट 90 डिग्री, टर्न एट 80 डिग्री, तो टर्न एट 90 डिग्री। तो ये इसके एक्टिव वर्ड्स हैं। मैनिपुलेट, हस्त कौशल या सुधार करना। मीजर यानी मापना। मिक्स, मिलाना। स्प्रेड, फैला देना। सॉल्व, समाधान करना। सपोर्ट, सहयोग करना। वर्क, कार्य करना। टीयर, कम हो जाना। टीयर, घिस जाना। वॉच, देखना। टाइप, टाइप करना। ट्विस्ट, मोड़ना। टर्न, मुड़ना। अब इसमें जनरली यहाँ पे
जनरली पहले के दो या एक आध इसमें से कोई वॉच, टाई या मैनिपुलेट, इससे ज्यादा आप इसमें से मैनिपुलेट, वॉच और टाई, तीन एक्टिव वर्ब केवल याद रखें और ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। इसके बाद आता है एडॉप्ट, सुधार लेना, परिभाल लेना, एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन पूरा इंग्लिश में लिखूं, change the working scope to obtain, change the working scope to obtain a particular requirement. Change the working scope to obtain the particular requirement, यानी अपने कार्य के क्रम को या कार्य की गति में परिवर्तन करके एक निश्चित आवश्यकता की पूर्ति करना, कार्य की गति में परिवर्तन करके एक निश्चित आवश्यकता की पूर्ति करना, पालना करना। जैसे मैंने पहले दिन जब डिस्कस कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आप देखें सोनार को या लोहार को जो औजार बनाते हैं, शुरू में कितना तेज तेज पीटते हैं, उसके बाद जब शेप आने लगता है तो देखते हैं कि कहाँ स्ट्रोक है, कहाँ मारना है। सेम वही कार्य आप सोल्डरिंग में करते हैं, आप देखते हैं कि सोल्डर फ्लक्स प्रॉपर हो गया है, जुड़ गया है। अब अगर गर्म करूंगा तो ये ओवर हीटिंग हो जाएगा, तो आप हटा देते हैं। तो अपने कार्य को इस प्रकार, या कार्य की गति को या कार्य के क्रम को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि जो हम कोई स्टैंडर्ड चाह रहे हैं या किसी कंपोनेंट को कहीं फिट करना चाहते हैं, किसी डायमेंशन को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी ड्राइंग के अनुसार आप काम कर रहे हैं, कुछ अल्टरेशन कर रहे हैं, कहीं भी आप फिट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, ये अडॉप्टेशन। ये तभी संभव है जब पहले के तीनों यानी इमिटेशन, मैनिपुलेशन और प्रिसिशन, यानी आपके अंदर कौशल है। जो लोहार या सोनार स्किल होता है, दक्ष होता है, वही वो औजार बना सकता है या वही वो आभूषण बना सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को आप बैठा दें और वो आभूषण बना देगा, वो तो तोड़ देगा पहले दिन में। तो इसलिए जब पहले का तीनों स्टेप आपको आएगा, तभी आप एडॉप्ट कर सकते हैं, तभी आप परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए एक्टिव वर्ब किसका लेंगे? एक्टिव वर्ब अल्टर, अलर्ट, अल्टर, अलर्ट, एडॉप्ट, चेंज, वैरी, ट्रांसफर, ज्यादा वर्ड्स में नहीं है, मॉडिफाइड इसमें आप लिख सकते हैं, सुधार करना, अल्टर परिवर्तन करना, अलर्ट सावधान होना, अल्टर ALTER परिवर्तन करना, बदलना, अलर्ट सावधान होना, वार्निंग देना, एडॉप्ट ढाल लेना, आवश्यकता के अनुसार ढाल लेना, चेंज, चेंज का भी मतलब वही है परिवर्तन करना, वैरी का भी परिवर्तन है, ट्रांसफर बदलना, या इंटरचेंज भी आप यूज कर सकते हैं इसमें, इंटरचेंजिंग, एक को दूसरी जगह, दूसरे को मतलब जगह को बदल देना। तो होता है कभी कभी सर्किट डायग्राम में भी
डिस्टेंस को भी चेंज कर देते हैं या कुछ वैल्यूज कम ज्यादा कर देते हैं, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब है रियलाइजेशन। कहीं पर कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेंगे, तो यहाँ आप करते रहते हैं तब ये आता है। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ स्किल एक्टिविटीज, मतलब कार्य जब स्वतः होने लगे बिना टाइप किए, सॉरी बिना देखे आप टाइप करने में सक्षम हो जाए, वह योग्यता आपको या वह क्षमता, वह कौशल आप में आ जाए। कार्य जब स्वतः, ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ स्किल रिलेटेड एक्टिविटीज, तो ऑटोमेटिक कार्य होने लगे। एबल टू होल्ड एंड यूज टूल्स एंड इक्विपमेंट करेक्टली एंड प्रॉपरली, उपकरण और औजार को अच्छी तरह पकड़ने और उसी प्रकार से उपयोग करने की क्षमता और कौशल आ जाए कि कैसे इसको पकड़ना है और कैसे यूज करना है। तो वो कॉन्फिडेंस एंड करेज इन डूइंग ए जॉब, किसी कार्य को करने में अब आपको ज्यादा हिम्मत और आत्मबल आ जाए। ये तभी संभव है जब उस कार्य को आप 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार कर लेते हैं, तब ये संभव होता है, तब ये संभव होता है। इसके एक्टिव वर्क क्रिएट, कंबाइन, रिलेट, reorganize, और कॉग्निटिव स्किल का जो सिंथेसिस का पार्ट है, क्रिएट, कंबाइन, कंपाइल, कंप्यूट, रिलेट, रीऑर्गेनाइज, रीराइट, डिवाइस, डिजाइन, प्लान, वो सब आप यहाँ यूज कर सकते हैं सेम एग्जैक्ट, क्योंकि वहां वो कह के बताना होता है और यहाँ पर करके दिखाना होता है, बस ये फर्क है। वहां आप करते हैं कि ऐसे ऐसे रीऑर्गेनाइज करना है, ऐसे इसके बाद इसके बाद इससे थियरी में वो बताते हैं, लेकिन यहाँ आपको बताने के बजाय बताना भी है और साथ में करके भी दिखाना है। तो इसलिए क्रिएट यानी बनाना, किसी चीज को सृजन करना, कंबाइन जोड़ना, एक साथ करना या मिलाना, रिले संबंध स्थापित करना, रीऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना, रीऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉर्मलाइजेशन। सीखा हुआ कार्य व्यवहार बन जाए। जैसा मैंने कहा रेलवे में पहले नॉर्मलाइजेशन, ये आपके ज्ञान की यानी कौशल सीखने की अंतिम अवस्था है, जब सीखा हुआ एक्यूरेसी, स्पीड, क्वालिटी आपका व्यवहार बन जाए। इट बिकम्स ए कैरेक्टर। जैसे मैंने कहा कि जो आपने देखा होगा कोड में जो टाइप करते हैं बिना देखे हुए 40-50 वर्ड पर मिनट को टाइप करेंगे और गलत भी नहीं होगा। हम भी टाइप करते हैं लेकिन हम 10-12 मिनट से 10-12 वर्ड से ज्यादा नहीं करते। यानी वहां क्या है, मैंने कहा था ना कि साइकोमोटर स्किल क्या होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसिल, यानी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज के बीच में एक समुचित समन्वय। माइंड तो कहता है, माइंड तो आपको डायरेक्ट कर देता है कि अब ये टाइप करो, इसके बाद बी टाइप कर दो। जैसे एक्शन है तो ए टाइप करो, सी टाइप करो, टी टाइप करो, आई ओ एन, वो बोल दिया ए सी टी आई ओ एन टाइप करो, लेकिन आप तो ए टाइप करने के बाद आप सी ढूंढने लगते हैं, सी कहाँ,
अच्छा हाँ सी मिल गया, अब पी कहाँ है, लेकिन माइंड ने तो बोल दिया। तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसल्स नहीं हुआ। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तो हुआ कि जैसे माइंड ने कहा ए टाइप हो गया, सी टाइप हो गया, टी आई, जैसे माइंड से आई आया इधर टाइप हो गया, तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। और ये कब होगा, ये केवल सीख लेने से नहीं होता। मैंने कहा था ना स्किल के भी, यानी जो आप सीखते हैं, स्किल तो पहली सीढ़ी है। इस स्किल के जो 6 पार्ट्स हैं, तो स्किल पहली सीढ़ी है, उसके बाद आपकी कॉम्पिटेंसी आती है, और कॉम्पिटेंसी के बाद प्रोफिशिएंसी। तो प्रोफिशिएंसी में कम से कम उसी काम को जब लगातार आप 5 साल करते हैं, तब आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसल्स आता है। यानी माइंड कहे और मसल्स उसको उसी तरह कर दे। आप जानते हैं कि हाँ ये काम ऐसे करना है, लेकिन आपकी मसल्स में उतना वो एक्टिवनेस, मसल्स ट्रेन नहीं होती, उसके लिए आपको करना पड़ता है। आप एक्सरसाइज क्यों करते हैं? अभी इस समय देखिए लॉकडाउन में सब लोग, जितने भी आप टीवी पर देखें, अक्सर आता है कि यार इस समय आप योगा करिए तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, ये आप कीजिए तो इम्यूनिटी बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आप क्यों? तो वो करना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, तभी तो केवल कह देने से याद में बैठ गया अनुलोम विलोम कर लिया नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब आप उसी कार्य को सतत सही तरीके से, सही मेथड का, सही क्रम का अनुपालन करके, एक अनुशासन में रहते हुए किसी कार्य को आप करते हैं, तब आप कौशल सीख जाते हैं। वही है, आप जो भी चाहे मन लगा के इन्वॉल्व होकर करेंगे, तो ये वो अवस्था है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसल्स जब हो जाता है, तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन की अवस्था कहते हैं। हम कहें all the activities performed with proficiency and competency, यहाँ स्किल नहीं, all the activities are involved in proficiency and competency। इसका एक्टिव रिप्लेस करते हैं इसको गाइड। अब यहाँ आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं। गाइड, ओरिजिनेट, डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट आपका वहां भी आया है साइकोमोटर में, बट वहां बताना है और यहाँ करना है। पोजीशन, किसी चीज को पोजीशन करना। सिट, डायरेक्ट, गाइड यानी निर्देशित करना। ओरिजिनेट यानी कहां से शुरू हुआ, उद्गम स्थल। जैसे गंगा जी गंगोत्री से ओरिजिनेट होती हैं, तो उनका उद्गम स्थल गंगोत्री है। उसी तरह से किसी चीज को आप ढूंढेंगे, भाई ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, शुरू कहां से हुआ, आरंभ कहां से हुआ। डिमॉन्स्ट्रेट, प्रदर्शन करना। पोजीशन यानी सही तरह से रखना, यानी क्या पोजीशन होगी किसी चीज का, पोजीशन दी। रेड वायर या पोजीशन दी रेसिस्टेंस एज पर कलर कोडिंग, तो सही जगह पे रखना उसको। सीट यानी वाशर, वाशर की सीटिंग के लिए है, किसी वाशर को उसके सीटिंग पर अच्छी तरह बैठाना। इरेक्ट, इरेक्शन जो टावर का इरेक्शन होता है एक्चुअली उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। इरेक्ट एनीथिंग्स। प्रोडक्ट यानी क्वालिटी प्रोडक्ट, उत्पादन की क्षमता, क्वालिटी प्रोडक्ट दी। इरेक्ट कहाँ होता है सर ये यूज? के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तो बहुत हायर स्टडी है। यहाँ पे जनरली आप, मैंने जो पहला आपको लिखाया है इमिटेशन के, असेंबल, बिल्ड, कैलिब्रेट, कंस्ट्रक्ट, रीड, वेल, फॉलो, ओबे, ऑब्जर्व, केवल आप इसी को याद कर लेंगे तो आपको काम चल जाएगा। एज ए टीचर कहीं आप टीचिंग भी कर रहे हैं तो सीटीएस के सिलेबस में
इससे काम चल जाएगा। बट थोड़ा हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ। बट यहाँ तो उसी से काम चल जाता है। चलिए, कोई डाउट है इसमें, पूछना है प्लान का? जो हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप देख ले और फॉर्मेट को आप